सो है गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे लोग। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया था। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लेक्चर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकंड में काफ़ी कुछ की चीज़ों की चर्चा की थी, जैसे इनर्शिया, मोमेंटम, और सेकेंड लॉ में ही मोमेंटम पढ़े थे लोग। तो आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें क्या पढ़ेंगे लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है वो देखेंगे लोग। फिर इसमें क्या एक फार्मूला आता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसको डेराइव करेंगे लोग। और उसके बाद से कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे लोग। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का लॉ क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब 9th में आपको पढ़ना है। उसको प्रूव भी करना रहता है, उसका डेरिवेशन भी करना रहता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। जब वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, मैंने 3 डिफिनीशन लिखा है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन एक एग्जाम में इसको या इसको लिख सकते हैं आप लोग। तो लॉ ये कहता क्या है, इट स्टेट दैट सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। यानी कहने का मतलब है कि जो मोमेंटा है बॉडी का, मोमेंटा का मतलब सबसे पहले क्या होता है, मोमेंटा। तो मोमेंटम का प्लुरल फॉर्म है, समझ में आया। मोमेंटा को प्लुरल, हम लोग मोमेंटम को क्या लिखेंगे प्लुरल में, मोमेंटा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल मोमेंटा यानी बिफोर कोलिजन, यानी मान लीजिए ये 2 बॉडी है, ये 2 बॉडीज है, ये टकराएगा बिफोर कोलिजन, यानी इन 2 बॉडी का कुछ मास इंटू वेलोसिटी होगा। इसका मान लीजिए इसका m1 इंटू भी रहेगा, इसका m1 इंटू भी रहेगा। यानी इसके कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम है दोनों का सम, और कोलिजन का बाद का दोनों का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी रिमेन सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए कोलिजन रिमेन सेम, यानी टकराने से पहले, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटा सेम रहेगा। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इन अदर वर्ड, व्हेन 2 बॉडीज एक्ट अपॉन one another, their total momentum remain constant, providing no external force are acting। यानी एक और वर्ड में इसको हम कह सकते हैं, अगर 2 बॉडीज है एक दूसरे पर एक्ट अपॉन कर रही है, अब जरूरी थोड़े है जाके इसको इसी में टक्कर मारेगा, ऐसे भी तो टक्कर हो सकता है। ये 2 बॉडीज, इधर से एक बॉडीज है और इधर से एक बॉडीज आ रही, दोनों बॉडीज आपस में टकराई और इस डायरेक्शन में दोनों बॉडी चली गई। तो क्या होता है, जब एक दूसरे पर होता है टोटल मोमेंटम, अब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम का दोनों का सम, पहले कोलिजन के पहले जब कोलिजन होगा तो ये मोमेंटम का एक टर्म आता है, जहाँ जहाँ कोलिजन होगा, समझ में आया। तो कोलिजन के पहले जो इसका दोनों का सम मोमेंटम था और कोलिजन के बाद का, मान लीजिए कोलिजन के पहले 50, इसका 50 क्या होता है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो 50 केजी मीटर पर सेकेंड पहले मोमेंटम था कोलिजन के पहले, तो टकराने के बाद भी क्या रहेगा, 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। अब इसका ना मास ना मोमेंटम ही चेंज नहीं हो रहा है, यानी पहले जो मास इंटू वेलोसिटी था वही मास इंटू वेलोसिटी बाद में ही है। तो क्या हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक और वर्ड में बोल सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन, यानी कंजर्व रहता है। केमिस्ट्री में भी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें भी क्या रहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो बाद में आप पढ़ेंगे। लेकिन वैसे ही सेम है इसमें कि अगर टोटल मोमेंटम ऑफ 2 बॉडीज कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन, यानी इसका कंजर्व रहेगा मोमेंटम, जो पहले मोमेंटम रहेगा वो बाद में मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम, आई होप इतना समझाने के बाद क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले, मान लीजिए ए बॉल, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, ये अपना जा रहा है इधर,
ये बी आ रहा है इधर, दोनों टकराएगा। दोनों को टकराने के बाद से ये अपना दोनों, मान लीजिए ये क्या हुआ, इस पॉइंट पर कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है ये दो बॉडी आई है टकरा, ये दो बॉडी आई और टकराई ऐसे, जब टकराएगी तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। अब जिसका मास ज़्यादा होगा, आया टकराया, वो थोड़ा मास उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर लेगा, समझ में आया। तो टकराने के बाद से ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक 0.2 kg का बॉल है, यानी केजी में ही हम कंसीडर करेंगे क्योंकि मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एक बॉल और ये हो गया एक बॉल, ये हो गया एक बॉल और ये हो गया है, यानी इसका मास जो है वो 0.2 kg है और इसका भी सेम है 0.2 kg, 2 kg, ये 0.2 kg और ये 0.2 kg सेम है। तो इसमें क्या होगा, ये रेस्ट में है, यानी इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, लेकिन ये क्या है, ये मोशन में, इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कुछ 5, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम को पहले ऐड करेंगे और कोलिजन के बाद दोनों मोमेंटम का ऐड करेंगे, सेम ही आएगा। क्वेश्चन में वो गिवन रहेगा, बाद में टकराने के बाद से किसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो कोलिजन के पहले जोड़ेंगे इसका, तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी 2/10 इंटू 10 और प्लस 2/10 इंटू 0, इसका वेलोसिटी तो 0 है। अब इसको कट करेंगे 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 2 और 0 तो 0 ही होगा। अब 2 और फिर ऐसा है कि ये जब टकराएगा ना, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये टकराएगा ये, तो ये 0 हो जाएगा। कोई बॉडी जाके सेम अगर एक ट्रक से जाके टकरा रही है तो कोई वो ट्रक ऐसे थोड़े चली जाती है सीधे टकरा के, नहीं, वो रुक जाती है अगर सेम मास की ट्रक है तो यहाँ पे ये जब टकराने के बाद ये मोशन में आ जाएगा और ये आ जाएगा किस में, रेस्ट में। यहाँ पे मान लीजिए टकराव हुआ, इन दोनों का यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हुआ तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई, समझ में आया, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी तो कोलिजन के बाद ये हो जाएगा, बॉल जो है इसका भी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और ये 0.2 kg का ही रहेगा। मानने कहने का मतलब ये है कि इसमें मास में कोई बदलाव नहीं आया है, टकराने के बाद से कोई कुछ टूटा फूटा नहीं है। अगर अब 2 बॉल टकराएगा तो टूटे फूटेगा क्या, ट्रक टकराएगी तो कुछ टूटे फूटेगा, उसके मास में कमी होगा। और टकराने के बाद ये हो गया 0.2 kg और टकराने के बाद इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब इसका 10 मीटर पर सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में तो गिवन रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखिए ये हो जाएगा 0, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे और ये हो जाएगा क्या 2, आया कितना 2 ही आया। तो यहाँ पे 2 = 2 आ गया, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहा। अब एक आदमी जा रहा है एक रास्ते पर, रास्ते पर मान लीजिए 20 किलो कितना है, 20-30 किलो का आदमी है, वहां से क्या हो रहा है, एक पीछे से गाड़ी है धक्का मार दी, तो यहाँ पे जब कोलिजन होता है ना, जब भी कोलिजन होगा तो यहाँ पे जब भी कोलिजन होगा तो ये भी इस पर एनर्जी लगाएगा, ये इस पर एनर्जी लगाएगा। जब भी कोलिजन हो थर्ड लॉ लगेगा न्यूटन का, और थर्ड लॉ लगेगा तो इसका एनर्जी इसमें आ जाएगा, इसका एनर्जी इसमें आ जाएगा। फोर्स तो इक्वल लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। वैसे ही एक आदमी जा रहा है रोड पर चलते चलते, पीछे से आई उसको धक्का मार दी गाड़ी, तो पीछे से जब धक्का मारी उसके कांटेक्ट में आई गाड़ी ना, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी ही केवल फोर्स लगाई है, आदमी भी गाड़ी पर फोर्स लगाया है। गाड़ी भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी उतना ही नहीं रहेगी। 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मारी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी, लेकिन आदमी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। एक तो उसका मास कम है, एक तो गाड़ी का पहले से ही मास ज़्यादा है और वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मास तो सेम रहेगा आदमी का, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। और इसका मास इंटू वेलोसिटी गाड़ी का करेंगे और उसका मास इंटू वेलोसिटी करेंगे आदमी का, मास उतना ही लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। 300 से उसकी वेलोसिटी 30 से ये टक्कर मारी तो उसकी वेलोसिटी
30 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसको प्रोडक्ट करेंगे और क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, सेम ही रहेगा। अब ये मास गाड़ी उड़ता है, अब गाड़ी आएगी और टक्कर मारेगी तो ऐसा थोड़ा है कि जाके ऐसे गिर जाएगा। मान लीजिए स्पीड से मारी तो स्पीड से उड़ता हुआ जाएगा, बहुत तेज उड़ता हुआ जाएगा, लेकिन वो उड़ता ही। अब क्या है, एक गाड़ी आके, एक कार आके एक दूसरे कार में टक्कर मारेगी या एक बाइक में, तो क्या उड़ता हुआ जाएगा? नहीं, उड़ता हुआ नहीं। तो ये मास, ये किस पर डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अगर मास कम है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। मास कम है तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी इतना ना ज़्यादा बढ़ा लेगा कि m इंटू भी करेंगे तो इसके m इंटू भी के इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे जो होगा, गाड़ी पे टक्कर मारेगी तो उतना नहीं होगा, इसका m इंटू भी, थोड़ा सा वेलोसिटी इसका बढ़ेगा और थोड़ा सा इसका, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा हो जाएगा, जितना इसका डिक्रीज हुआ होगा। मास दोनों सेम है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू भी बिफोर कोलिजन और प्लस करेंगे तो सेम ही आएगा, और इसका m इंटू भी और आफ्टर कोलिजन और दोनों को प्लस करेंगे तो सेम ही आएगा। आई होप मोमेंटम आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा दिमाग में घुस गया होगा। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन का। इसका एक इक्वेशन होता है, उसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ ही लिया, लेकिन अब उसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना ही होगा, अभी पहले ही बताया कुछ देर पहले कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं? लॉ ऑफ सम ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। यानी ये कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था और ये हुआ कोलिजन, और जो कोलिजन के बाद का मोमेंटम रहेगा ना वो सेम रहेगा। इसकी ये आई इसमें टकराई तो भले टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन कम होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को सेम करने के लिए। अगर सेम मास का बॉडी है, अगर इसके वेलोसिटी कम होगी, ये 2 kg 2 kg, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये क्या करेगी? अपना वेलोसिटी बढ़ा लेगी। तो ही दोनों को मोमेंटम निकाल के ऐड करेंगे तो इसके इक्वल टू आएगा। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन में तो सब गिवन रहेगा ही और हम कराएंगे भी, लेकिन खुद से प्रूव करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कि कैसे पहले मोमेंटम कितना था, बाद में मोमेंटम कितना हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रूफ की इसकी। तो प्रूफ में क्या होता है? ये m1 मास का है, ये m2 मास का है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये कुछ u1 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u1 से चलते आ रहा है, ये u2 से चलते रहा है। ये फर्स्ट केस है, बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, कोलिजन से पहले। अब जब कोलिजन होगा यहाँ पे, जब कोलिजन होगा यहाँ पे तो दोनों आपस में टकराएगा, कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा? m2 इस पर फोर्स लगाएगा और m1 इस पर फोर्स लगाएगा। आपस में कोई बॉडी अगर टकरा रही है तो ये क्या करेगा? ये ब्लैक वाला मार्कर ग्रीन वाला मार्कर पर फोर्स लगाएगा और ग्रीन वाला मार्कर ब्लैक वाला पर फोर्स लगाएगा। किस लॉ के अनुसार से? न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार से, नियम के अनुसार से। ये क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? तो ये m1 फोर्स लगाया है इस पर, तो मान लेते हैं ये F1 फोर्स हो गया, ये F हो गया और ये F डैश हो गया। मान लेते हैं ये F हो गया और ये F डैश हो गया, और ये इस पर फोर्स लगाया है और ये m1 इस पर फोर्स लगाया। ये खुद के फोर्स से आगे थोड़ी जा रहे हैं, m1 लगाएगा तो ही ना आगे जाएगा, और m2 इस पर लगाया है। क्लियर है? अब जब टकराने के बाद से जाहिर सी बात है कि इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। तो फिर ये v1 वेलोसिटी से चलने लगेगा और ये v2 वेलोसिटी से चलने लगेगा। इसी को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोलिजन ही के बाद ना देखेंगे लोग, कोलिजन हुआ तो कैसे मोमेंटम कंजर्व हुआ। तो देखिए कोलिजन के टाइम क्या हो रहा है? कोलिजन के टाइम यहाँ पे F डैश इक्वल टू m F डैश इक्वल टू m इंटू क्या होता है? m इंटू a होता है, और इसको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो F डैश ये निगेटिव सिंबल होगा, ये निगेटिव सिंबल होगा। कैसे होगा निगेटिव सिंबल? अभी बताते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दिशा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन डिपेंड करता है। ये
एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है तो ये किसके तरफ जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, जा तो रहा नहीं है लेकिन फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे एफ डैश को। तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m माइनस एम मास माइनस एम माइनस एफ इक्वल टू माइनस एम, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा इनटू इसका करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। क्यों आया v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि एक्सलेरेशन का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर। इसको क्या ले लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 ले लेंगे लोग, फिर ये क्लियर हो गया। अब एफ फोर्स इक्वल टू सिंपल मास इनटू एक्सलेरेशन होगा, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको भी ले सकते हैं, एक्सलेरेशन का वैल्यू पुट कर दिए। फिर ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या करना है, एकदम सामने रख देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के क्या करेंगे, सामने रख देंगे। तो दोनों एफ यानी एफ डैश इक्वल टू एफ ऐसे कर देंगे, एफ डैश इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू एफ। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, एफ डैश का वैल्यू कितना आया है, माइनस एम और v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू में एम v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे t और t दोनों क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। अब कैंसल कैसे होगा, ये t और ये t कैंसल हो जाएगा। कैंसल कैसे होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार अगर कोई बॉडी एक्शन रिएक्शन कर रही है तो उसमें कोई डिले एक 0.1 सेकेंड का भी नहीं होगा, तुरंत एक्शन करेगा तो तुरंत तो वो रिएक्शन मारेगा, इसीलिए टाइम और टाइम कैंसिल हो गया। अब बच क्या गई इक्वेशन, तो अब बच गई माइनस एम भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यही ना होगा माइनस एम भी, और ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एम यू। यहाँ पर ये ले लेते हैं हम m1 1 और ये हो जाएगा 2 2 2, तो यहाँ पे भी 1 1 1 और 2 2 2 डिनोट करने के लिए ले लेते हैं। किसे क्या लेंगे, तो ये m1 f डैश वाले को m1 इंटू v1 सबको 1 1 कंसीडर कर लेंगे, इसमें 2 2 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया क्या, m1 इंटू v1 क्या करेगा, तो m1 इंटू v1 किया और ये क्या है m1 इंटू u1 किया, इक्वल टू में क्या आता है m2 और v2 इंटू होगा तो ये हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस m2 और u2 हो गया। अब इसी को इक्वल टू के इस साइड लेके m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2 के फॉर्म में लिख देंगे, इसी को लिखेंगे। तो देखिए एक बात बताइए, ये पहले m1 और u1 तो फॉर्मूला ही होता है m1 u1, तो पहले m1 u1 तो होगा ही, तो m1 ब्लैक से ही लिखते हैं, m1 और m1 u1 ये u1 है ना, u1 और u2 को u और u साथ ही रखना है, तो इसमें एक u ये है और ये एक u ये है, यही है। तो ये माइनस में u है और इस साइड लेकर आएंगे इक्वल टू के इस साइड, तो प्लस में u हो जाएगा, तो प्लस m2 और u2 इक्वल टू, अब बचा क्या, ये अब v1 और v2 को साथ ही रखना है। देखिए v1 और v2 जब टकराने के बाद है और u1 और u2 टकराने के पहले है, कोलिजन के पहले है, तो ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, तो क्या होगा m1 और v1 और फिर क्या होगा माइनस से उस साइड जाएगा तो m1 v1 हो जाएगा और प्लस ये एज इट इज m2 v2 यहाँ पे रहेगा ही। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। यही बुक में दिया रहता है, कहीं पे एम ए और यू बी छोटा छोटा डिनोट किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये मोमेंटम है बिफोर कोलिजन,
मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, यही हुआ इसका मतलब। तो प्रूफ देख लीजिएगा लोग एक बार ध्यान से कि इसको निगेटिव में क्यों लिया और 1 1 क्यों माना, क्योंकि कंसीडर कर लेते हैं ये फोर्स, क्योंकि U1 है, यहाँ पे U1 है और यहाँ पे V1 है, साथ ही में रहेगा U और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है V माइनस U अपन T। इसको 1 1 कंसीडर कर लेंगे, इसको 2 2 कंसीडर कर लेंगे, दोनों को इक्वल टू में कर देंगे, टाइम कैंसिल हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के नियम के अनुसार, क्योंकि वो बोलता है कि अगर कोई एक्शन रिएक्शन कर रही है तो क्या होगा, नो डिले होगा। और फिर इसको इक्वेशन पुट कर देंगे और ये निगेटिव में है U1 और U2 और V1 और V2 को साथ साथ कर देंगे इक्वल टू के उस साइड ले जाके। तो इक्वल टू के उस साइड लेंगे, जिसको भी ले जाएंगे जो माइनस में, वो तो प्लस होगा ही, पढ़े ही होंगे मैथ्स में आप लोग। तो यहाँ पे मतलब हो गया बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की इस पर बेस्ड। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जितना हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल्स, उसको देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन पहला दिख रहा होगा, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? ये NCERT का क्वेश्चन है। जैसे आप पढ़िएगा NCERT में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसको प्रूव करिएगा, तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है इंटेक्स एक्सरसाइज में नहीं, ऐसे ही सॉल्यूशन दिया है, उसी में का क्वेश्चन है। तो क्या है, एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, तो और एक गन है जिसका मास है 2 kg। तो M1 और M2 क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे M1 हो जाएगा 20 ग्राम, M2 हो जाएगा 2 kg। अब ये kg में है, kg, हाँ ये kg में है, तो इसको भी kg में बदलेंगे तो 20 बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.02 kg, 0.02 kg हो जाएगा ये। और उसके बाद से ये आ गया 2 kg। और यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए ये गन है, ये गन है, तो ये गन का मास है कितना, M2 है आपका 2 kg, और जो इसमें यहाँ पे बुलेट है इसका मास है 0.02 kg, यही मास है। तो यहाँ पे U1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, U1 और U2 क्या हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में गन को हम फायर करेंगे तो उसकी बुलेट भी रेस्ट है और गन भी रेस्ट है, बुलेट भी रेस्ट है और गन भी रेस्ट है। तो U1 क्या हो जाएगा 0 और U2 भी क्या हो जाएगा 0। U1 और U2 जब 0 होगा और उसके बाद से क्वेश्चन हो गया, फिर व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। फिर इसका जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है, इसका V1 मालूम है कितना दिया है क्वेश्चन में, 150 मीटर पर सेकेंड, और V2 पूछ रहा है। यानी जब हम फायर करेंगे कोई भी गन को फायर करेंगे, ऐसे फायर किए तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है, गन ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जो फायर करने के बाद ये तो अपना चला गया है कुछ U1 वेलोसिटी से, लेकिन इसका U2 पूछ रहा है, यानी इसकी फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अचानक से पीछे आएगा तो ये किस स्पीड से पीछे आएगा, वही पूछ रहा है। एक्शन रिएक्शन लगेगा, ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये पीछे की तरफ आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, M1 U1 और M1 U1 प्लस M2 इंटू U2 इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, यही फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे M1 और U1 क्या है, पुट कर देंगे वैल्यू। M1 कितना है 0.02 इंटू ये 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू, ये पूरा टोटल सम करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। अब ये हो गया इक्वल टू M1 और V1। M1 बताइए कितना है 0, हम 2/100 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे U1 कितना है 150 प्लस 2 इंटू V2 हमसे भाई ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा कितना
20 और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, यानी 3 + 2v2, यही है यार। 2 × v2 करेंगे तो वही होगा। अब ये देखिए इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2v2 = 0, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 2v2 = -3, तो v2 = क्या हो जाएगा -3/2, यानी -1.5 kg मीटर पर सेकेंड। यही क्या हुआ, इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो गया। इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन का, यानी माइनस का सिंबल यहाँ पे क्यों है, आप माइनस का सिंबल मालूम है क्यों है, क्योंकि बुलेट तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन गन आ रहा है इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ गन आ रहा है, तो पीछे की तरफ गन आएगा, फोर्स किधर लग रहा है पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ। अब जहां एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हुआ तो नेगेटिव का सिंबल आएगा ही आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये क्या आ रहा है -x एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो इसका सम और इसका सम दोनों का करिएगा ना, यहाँ पे वैल्यू हो गया 0, इसका मोमेंटम है 0, इसका भी मोमेंटम, इन दोनों का वैल्यू तो v2 निकल गया। अब इसको सम करिए और इसको सम मल्टीप्लाई करके 2 × इसको पहले मल्टीप्लाई करिएगा, इसका मास और वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी यही गया, तो 2 से ना इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 0 ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है तो इक्वल टू में भी 0 आना चाहिए, यही ना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, एनसीईआरटी का है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheel. The mass of cart is 3 kg। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लड़की है और वो क्या कर रही है, फ्रिक्शनलेस व्हील पर एक लड़की है, उसका मास है 40 kg, उसका मास है 40 kg और वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है दौड़ते हुए आई, और ये एक मान लीजिए फ्रिक्शनलेस क्या है, काट व्हील है, तो इस पर आई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हुए इस पर कूद गई, और फिर जब कूदेगी तो ऑटोमेटिक ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे m1 जो है वो क्या है, और फिर हो गया क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया। और जो गर्ल का मास है 40 kg है और वो जो फ्रिक्शनलेस व्हील कार्ट का मास है वो 3 kg है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज कार्ट स्टार्ट मूविंग, एज्यूम द एयर इज ए एक्सटर्नल एंड वायलेंस फोर्स वर्किंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे m1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, m1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40 kg m1 हो जाएगा। लड़की का मास कितना है, ये हो जाएगा m2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 kg। u1 और u1 तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड के दौड़ते हुए आई और उस पर कूद गई धड़ाम से, तो यहाँ पे u1 और u1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लड़की m1 जो है वही u1 होगा और u2 हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब u2 0 मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, लड़की का भाई ना वेलोसिटी है उतना, लड़की का ना वेलोसिटी है, इसका काट तो रेस्ट में ही रहेगा। अब काट खुद आगे भागेगा तो उसको वो भागेगी तो ये तो पकड़ाएगा ही नहीं। अब पुलिस भागेगा तो चोर से पुलिस को तेज भागना पड़ेगा तभी चोर पकड़ाएगा। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे कूद गई, तो जो कूदी तो ये तो रेस्ट में होगा, तो u1 0 हो गया। लेकिन इसका v1 और v2 क्या लेंगे, बच्चे को यहीं पे मिसकंसेप्शन होती है। यहाँ पे v1 और v2 मालूम है क्या लेंगे, दोनों सेम ले लेंगे, दोनों का वेलोसिटी सेम ले लेंगे। सेम कैसे लेते हैं समझाते हैं, ये हो जाएगा सेम। मालूम है क्यों सेम ले लेंगे, क्योंकि ये तो आई और कूद गई इस पर, लेकिन इसी पर वो खड़ी है, मान लीजिए ये लड़की है, इसी पर ना वो खड़ी है। अब ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है, तो जितना वेलोसिटी से व्हील काट चल रहा है, फ्रिक्शनलेस व्हील काट, उतना ही वेलोसिटी तो उसी पर ना लड़की खड़ी है, उतना ही वेलोसिटी से वो भी चली है। तो ये v1 हो गया लड़की का वेलोसिटी, ये v2 हो गया किसका, काट का वेलोसिटी। तो दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों देख लीजिए एक ही
अगर ये जा रही है तो ये भी उसी वेलोसिटी से जा रही है, तो दोनों को हम मालूम है क्या मान लेंगे, दोनों को हम मान लेंगे डायरेक्ट v, बस बात खत्म। वेलोसिटी दोनों का फाइनल वेलोसिटी। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और क्या v2, यही रहेगा। अब m1 u1 क्या हो जाएगा, m1 40 इंटू ये 5, u1 इतना ही ना है 5 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m2 3 इंटू 0 है इसका इनिशियल वेलोसिटी काट का कितना है 0 है, इक्वल टू m1 कितना हो जाएगा, m1 और v1 को हम सेम मान लेंगे डायरेक्ट v, मैंने बताया क्यों मानेंगे। तो m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 तो हो जाएगा 40 और प्लस m2 3, ये हो जाएगा प्लस कर देंगे, और v इसमें भी v हो जाएगा, अगर हम v मानेंगे तो यहाँ पे भी v हो जाएगा, यहाँ पे भी v हो जाएगा, v को कॉमन ले लेंगे तो v हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए सॉल्व करते इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये 0 का 0 तो खत्म। अब ये हो जाएगा 43 और v, यही होगा 43 और v, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 43 और v हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 43 v इक्वल टू 200, 43 v इक्वल टू इतना है 200 है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 अपॉन 43। अब इसको कैंसल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड, यानी लड़की का भी उतना ही वेलोसिटी है और वो काट का इतना वेलोसिटी है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में वो आई और कूद गई, तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ना फोर्स पीछे की तरफ, फोर्स तो आगे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शनलेस लिख दिया है पहले, फ्रिक्शनलेस व्हील है, फ्रिक्शन कोई लग ही नहीं रहा है, यानी उसको अपोज कोई कर ही नहीं रहा है उस व्हील को। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद से आपका पूरा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में खाली हम न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी लेवल का और ओलंपियाड लेवल, एनटीएससी और ओलंपियाड लेवल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, यानी एक कार है मास ए, मान लीजिए मास ऑफ कार ए, यानी मास ऑफ कार ए, कार ही का नाम है ए, कार का नाम ए, समझ में आया, यानी इक्वल टू कितना है 1500 kg, यही है। और उसके बाद से क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अनदर कार बी, यानी एक कार है, चीजों को विजुअलाइज करिएगा, इमेजिन करिएगा क्या मैं कह रहा हूं। एक कार है, कार ए मान लीजिए, ये हो गया, ये हो जाए, इसका मास हो गया आपका कितना 1500 kg, ये जा रही है कुछ, इसका u1 हो जाएगा कितना होगा u1 25 मीटर पर सेकेंड से, और इसी वेलोसिटी से जाके एक और कार है कार बी, इससे जाके टकरा जा रही है, और उस कार बी का मास मालूम है कितना है, मात्र है 100 kg है। और इसका क्या पूछ रहा है, और तो ये ट्रैवलिंग एट 15 और ये 15 मीटर पर सेकेंड u2, यानी एक कार है वो अपना वेलोसिटी से चलते हुए आ रही है, उसका मास गिवन है, उसका वेलोसिटी भी गिवन है, तो और दूसरे कार बी से इसका मास 1000 है और इसका 1500 है, और ये 15 ही मीटर वेलोसिटी से चल रही है, टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो मास भी कम है, एक वेलोसिटी भी कम है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक मास ऑफ कार ए हो गया, यानी m1 इक्वल टू ये हो गया मास ऑफ कार बी, यानी m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 kg। u1 कितना है, u1 है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। u2 आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इतना क्लियर हो गया।
अब पूछ रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। यानी जो वेलोसिटी है कार ए का वो क्या हो गई, यानी v1 आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब जाहिर सी बात है जब भी कोई दो बॉडी कोलिजन होगा तो जो मारा है टक्कर उसको, उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई इतनी और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एकदम गारंटी, जाहिर सी बात है 15 से तो बढ़ ही जाएगी। तो इसी की वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी v1 आपका गिवन है कितना, v1 हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड और v2 आपसे पूछ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा, सारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, अब पढ़ रहे हैं वही फार्मूला लगेगा, जो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही फार्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा आपका कितना दिया है 1500 kg इंटू 25 u1 प्लस u2 कितना हो जाएगा 1000 इंटू 15 इक्वल टू m1 और v1, m1 तो 1500 ही रहेगा, 1500, हाँ 1500 है, इंटू और v1 हो जाएगा आपका 20 और प्लस m2 एज इट इज 1000 इंटू v2। बस यही वैल्यू पुट करना है, दो इक्वेशन आएगा और उसको क्या करिएगा, आपको पुट करके बता देना है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो 375 00 प्लस इसको करेंगे तो 15, ये आ गया कितना 37,500 आया और ये 15,000 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा 30,000, हाँ, और प्लस ये। अब इसको सम करेंगे, इसको सम करने पर कितना वैल्यू आएगा, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ये इतना आएगा, इतना आएगा इसको सम करने पर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा और 20 प्लस v2। अब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 00 माइनस में क्या हो जाएगा 3 और फिर हो गया, और इक्वल टू में 1000 और v2। ये माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 0, ये इससे माइनस होगा 0, ये 5 से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, यही ना होगा। 52,500 को अगर हम 330 से 0 और 5 यहाँ पे 2 होगा, 1 नहीं होगा, 2 और ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर है? अब ये हो जाएगा कितना, अब ये 1000 को इस साइड लेकर आइएगा, क्या आया है, क्या आया है 22500 इक्वल टू v2, ये आएगा इस साइड, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22500 और ये हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब ये 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू आ जाएगा 22.5 यानी 22.5 मीटर पर सेकेंड क्या आया, कार बी का फाइनल वेलोसिटी। तो पहले देखिए, पहले कितना था, पहले 15 था, अब हो गया 22, कोलिजन के बाद 22 हो गया, यानी इसकी वेलोसिटी अपना एनर्जी जो कार A25 से आ रही थी, अपना कुछ एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दी और ये अपना एनर्जी कम वाला ज्यादा में ट्रांसफर कर दिया, ज्यादा वाला कम में ट्रांसफर कर दिया। तो ज्यादा वाला कम में किया तो उसकी ज्यादा हो गई टकराने के बाद, कम वाला ज्यादा में किया तो टकराने के बाद उसकी जो टक्कर मारी उसकी कम हो गई। सारा कुछ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, आपको बस वैल्यू पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। तो आज हम लोग का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का थ्योरी पार्ट टोटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मैं क्या खाली न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल रहेगा। तो टर्म 2 के हिसाब से आपका सिलेबस फिजिक्स का ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।